नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट मैं डेली अपलोड करती हूं और इस प्रैक्टिस में हम एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन डालते हैं। ये फुल कोर्स सीरीज़ चल रही है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से निकालकर साधारण कानून में डाला गया। तो ऑप्शन है आपके सामने 42वें 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या 43वें संविधान संशोधन द्वारा, या 44वें संविधान संशोधन द्वारा, या 46वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको आप अलग नोट डाउन करेंगे। एनसीईआरटी से आर्टिकल्स ज़्यादातर यहीं से आते हैं, तो आप इनको अलग से नोट डाउन करेंगे। तो जो ये संपत्ति का अधिकार है, ये जो 44वां संविधान संशोधन था हमारा, 44वां संविधान संशोधन कौन सा था? 1978 में इसको जो है संशोधित करके संपत्ति के अधिकार से, जो ये संपत्ति का अधिकार था पहले फंडामेंटल राइट में आता था और फंडामेंटल राइट में भी आता था साथ में, यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। और इसको साथ में नीति निर्देशक तत्वों में भी ये कहा गया था कि सरकार जो है संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है लोक कल्याण के कार्यों के लिए। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था दोनों बातों को लेकर के, और इसमें कई सारे विवाद हुए, बहुत ज़्यादा इसके पीछे केस हिस्ट्री है। लेकिन फाइनली क्या होता है कि जो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे से, इसको मूल ढांचा नहीं माना, मूल ढांचे से बाहर कर दिया। किसको? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मूल ढांचा नहीं माना, संविधान का मूल ढांचा नहीं माना। कब? ये 1973 में जो है इसको ये निर्णय दिया था किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। जबकि फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये 1973 में ऐसा निर्णय दे दिया, तो जब ये जनता पार्टी की सरकार आती है 1978 में जनता पार्टी की सरकार क्या करती है कि इसको निकाल कर यहाँ से, और यहाँ से मौलिक अधिकार के इस सेक्शन से निकाल करके इसको एक साधारण जो है कानून के रूप में कर देती है। होता क्या है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, इसमें क्या हुआ कि जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी, और इसने क्या किया? संशोधन किया, और ये 44वां संशोधन करके इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल करके 300 का के अंतर्गत रख दिया। 300 का के अंतर्गत रख दिया और इसको एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। सामान्य कानूनी अधिकार बन दिया, यानी कि ये एफआर नहीं बचा। तो ये जो है संपत्ति के अधिकार के में निर्णय कब आया था, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मूल ढांचा नहीं माना। यहाँ पर माना लिख रखा है, अधिकार को क्या है? मूल ढांचा नहीं माना। कब? ये नहीं माना गया था, ये निर्णय आया था 1973 में आया था और सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। फिर इसी निर्णय को फॉलो करते हुए 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा और जनता पार्टी की सरकार ने इसको सामान्य कानून में करके रख दिया था। कहाँ से? मौलिक अधिकार से निकाल करके सामान्य कानून में डाल दिया था। किसके अंतर्गत? 300 का के अंतर्गत इसको डाल दिया था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको सामान्य कानून बना दिया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किस अनुच्छेद द्वारा पंचायत की शक्तियों एवं जिम्मेदारियां दी गई हैं? किस अनुच्छेद द्वारा पंचायत को शक्तियां एवं जिम्मेदारियां दी गई हैं?
ऑप्शन है आपके सामने 243G या बी, ऑप्शन बी है 243H, 243T या 243F। किसके द्वारा दिया गया है? तो इसमें भी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 243G। इसके तहत जो है संविधान को पंचायत को शक्तियाँ एवं जिम्मेदारियाँ दी गई हैं 243G के अंतर्गत। और इसमें शक्तियाँ एवं जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, लेकिन जो आदिवासी एरिया हैं, आदिवासी एरिया वहाँ पर ये संविधान फॉलो नहीं किया। ये जो है रूल, ये अनुच्छेद के जो नियम हैं ये फॉलो नहीं होते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया था 1996 में एक सेपरेट कानून जो है पास किया गया, और उसके अनुसार था कि जो इलेक्टेड पंचायत होगी वो इंडिजीनस यानी कि वहाँ के जो लोकल राइट्स हैं उन्हीं को फॉलो किया जाएगा, उन्हीं को मान्यता दी जाएगी। लेकिन वो सब कुछ जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी कि इलेक्टेड पंचायत के थ्रू होगा। तो एक अलग से 1996 में एक कानून पास किया गया और उस कानून के द्वारा सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसी हैं वहाँ पर, लेकिन वो उन जो इंडिजिनस राइट्स हैं उनकी देखरेख के लिए एक इलेक्टेड पंचायत होगी, यानी कि चुनी हुई पंचायत वहाँ पर जो है रखी जाएगी। ऐसा एक कानून आया 1996 में, तो वहाँ पर इंडिजिनस राइट्स को वो देखेगी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी NCERT का क्वेश्चन है आपका, NCERT ये भी है आपका NCERT, ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है। इसको भी आप अलग नोट डाउन करेंगे। देखो आर्टिकल्स तो संविधान में भरे पड़े हैं, आप कितना याद करेंगे। तो अगर हम एक स्पेसिफिक वे में चलेंगे, एक एक्यूरेट डायरेक्शन पकड़ेंगे, तो हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो ये एक सही तरीका है कि आप NCERT के आर्टिकल्स को 100% मेमोराइज करें। अगर आपने NCERT के हर एक आर्टिकल्स को 100% मेमोराइज कर लिया तो आपको मतलब 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे जो आर्टिकल्स के होंगे, 90 to 95 भी हो सकता है यहीं से आएंगे। तो हम पूरा संविधान तो लर्न नहीं कर सकते, बस की बात ही नहीं है। और तो हम क्या करेंगे, हम एक स्मार्ट बिट चुनेंगे कि कहीं कहाँ से ये आर्टिकल्स उठाए जाते हैं, NCERT से उठाए जाते हैं। तो हम NCERT का एक आर्टिकल जो है हम पूरा घोल के पी जाएंगे। ऐसा मान के चलो कि हम NCERT का एक आर्टिकल घोल के पी जाएंगे और वहीं से हमारे 90% क्वेश्चन हम वहीं से सॉल्व कर देंगे। कम मेहनत में ज़्यादा इनपुट कम रहेगा, आउटपुट ज़्यादा आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देख ये भी NCERT का है। लगभग आपके 8 या 9 क्वेश्चन तक NCERT हैं, मैं बताती रहूँगी। अगर ना बताऊँ कहीं पर तो आप देख लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। NCERT ये भी NCERT का है। लगभग मैं 8-9 क्वेश्चन डालती हूँ NCERT का। तो अनुच्छेद 16 का क्या कहता है, जो 16 का है ये क्या कह रहा है, आरक्षण ही नहीं होगा यहाँ पर, आरक्षण होगा। आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा जाए। या बी प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता की बात करता है। सी क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव ना हो। डी उपयुक्त सभी। तो जो अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है, इनमें से कोई एक ऑप्शन है या सभी ऑप्शन हैं, ये आपको बताना है। कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। संविधान साफ साफ कहता है, क्या कहता है, जो अनुच्छेद 16(4) ये साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में न देखा जाए। तो आप ये समझिए कि जो हमारा संविधान है वो अवसर की समानता दे रहा, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनकी बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय सरकार को लेना चाहिए। ऐसा संविधान बताता है, निर्णय सरकार ले सकती है। इसको क्या है, इसको उल्लंघन के, जो समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में न देखा जाए, ऐसा 16(4) कहता है। 16(4) ये ऑप्शन ए कहता है, ठीक है, कि आरक्षण जैसी समानता, आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन में ना देखा जाए। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो अभी तक जिनको
मतलब सोसाइटी में पिछड़े हुए थे, जिन्हें खास स्थान नहीं प्राप्त था, उनकी बेहतरी के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा सकती है, तो उसमें कोई उल्लंघन नहीं होगा समानता का। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मोतीलाल नेहरू समिति में अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग कब उठाई गई? ऑप्शन है आपके सामने 1927 में, 1935 में, 1919 में और 1928 में। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके पहले वाला भी एनसीईआरटी था, यस मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो कब उठाई गई? जो मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई? तो जो ये इन्होंने 1928 में उठाई थी अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको भी आप अलग नोट डाउन करेंगे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है आपके सामने 1991 में, बी 1992 में, सी 1994 में, डी 1996 में। तो जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, यहाँ आप सबको पता ही होगा कि अपार्थाइड की नीति चलती थी। रंग भेद की जो है नियम यहाँ बहुत ज़्यादा थे। उसके पीछे जो है नेल्सन मंडेला ने काफ़ी संघर्ष किया था और फिर इनको आज़ादी मिली थी उन सब चीज़ों से। और 1996 में इनका नया संविधान बनकर लागू हुआ था, जिसमें कि दोनों जो श्वेत वर्ण के मतलब गोरे काले दोनों लोगों ने अपना जो है स्वीकृति दी थी। तो ये 1996 में आया था। और उनके अधिकारों के घोषणा पत्र में जो था क्या था कि यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, इन सब के आधार पर भेदभाव वर्जित कर दिया था। ये जो नया संविधान आया था इसमें, और इसमें क्या है कि ये सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार देता है। यह जो है संविधान जो है नागरिकों को संभवतः सबसे ज़्यादा अधिकार देता है। और इसमें जो है कुछ मुख्य अधिकार हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, जो ये दक्षिण अफ्रीका का है। गरिमा का अधिकार। दूसरा है निजता का अधिकार। और श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार। और चौथा क्या है? स्वस्थ पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। पर्यावरण मतलब स्वस्थ हो, स्वस्थ पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण का भी अधिकार दिया गया। कोई भी नागरिक वहाँ का पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठा सकता है। और समुचित आवास का भी अधिकार है वहाँ पर। समुचित आवास का अधिकार। और स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। और क्या है? बाल अधिकार, यानी कि बच्चों के अधिकार, बाल अधिकार। और क्या है? बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार है। सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार है। और सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार अपने यहाँ भी है। बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ भी हैं इनमें से, तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे। और तो ये जो है आया कब था? 1996 में जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है ये लागू हो गया था, बन के तैयार होकर के लागू कर दिया गया था। जैसे हमारा 1950 में लागू हुआ था, तो इनका 1996 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये आपको देखना है, अनुच्छेद है, ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 16, बी है अनुच्छेद 15, सी है अनुच्छेद 18, डी है अनुच्छेद 20। तो आप देखिए इसमें आप ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है। ये 4 प्रकार की मेन बातें करता है। 1 कि सेना एवं शिक्षा के अतिरिक्त राज्य किसी इन दोनों को छोड़ करके राज्य और कोई किसी प्रकार की उपाधि जो है प्रोवाइड नहीं कराएगा। दूसरा, जो नागरिक हैं वो भारत से बाहर की उपाधि नहीं ले सकते हैं। जो भारतीय नागरिक हैं वो विदेशी उपाधि नहीं ले सकते हैं। तीसरा क्या है, जो भारत का नागरिक है और राज्य के अधीन किसी पद पर है, आसीन है, तो वो क्या है, वो बाहर की मतलब विदेशों की कोई उपाधि है उसको मिल रही है तो वो बिना जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के नहीं ले सकता है। और चौथा भी यही कहता है कि कोई भी नागरिक जो है, चौथा कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद पर धारण किए हुए है, तो वो क्या करेगा कि किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। पहले राष्ट्रपति की सहमति लेगा, उसके बाद स्वीकार करेगा। यदि वो नागरिक नहीं है और राज्य के अधीन किसी पद को धारण विश्वसनीय कोई पद को लाभ का या विश्वास का पद धारण किए हुए है तो ये 4 चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। मैंने बता दी हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। तो ऑप्शन सी आपका जो है हो जाएगा। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया था। ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है। NCERT का भी क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ, इसमें ये क्या है, ये भी NCERT में आपके दिया गया है। क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कही गई है। और जीवन, जो आर्टिकल 21 जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है, आश्रय एवं आजीविका आ जाता है। क्योंकि बिना आश्रय और आजीविका के कोई इंसान जीवित कैसे रहेगा, नहीं रह सकता है। तो ये सब चीज़ें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दी गई हैं। ये NCERT का है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। कोई NCERT का कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी अनुच्छेद जो है आपका छूटना नहीं चाहिए। फिर देखिए आपको एग्ज़ाम में कितना लाभ मिलता है। ये भी NCERT का है। तो मैंने ये बहुत ईजी था इसलिए इसको एक नोट्स के रूप में दे दिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होता है। तो ये भी NCERT का है, NCERT। तो ऑप्शन आपके सामने है 22 आर्टिकल मतलब 22 घंटे में, या 23 घंटे में, या 24 घंटे में, या 26 घंटे में। तो जो पुलिस द्वारा अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो विदिन 24 आवर 24 घंटे के अंतर्गत जो निकटतम न्यायाधीश है उनके समक्ष पेश करना होता है। और वो न्यायाधीश डिसाइड करते हैं कि जो ये गिरफ्तारी है उचित है या अनुचित है, वो डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 24 आवर के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये भी NCERT से उठाया हुआ क्वेश्चन है। NCERT का क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का समावेश संविधान में कब किया गया। तो मौलिक कर्तव्य का समावेश संविधान में कब किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1975 में किया गया, या 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया, या फिर 44वें संविधान संशोधन 1979 में किया गया, या फिर 43वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य को इंसर्ट किया जाता है संविधान में हमारे। ओके, 51 का के अंतर्गत ये रखा गया है। 51 का के अंतर्गत रखा गया है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, पहले जब हमारा जब ये इंसर्ट किए गए थे तब 10 थे, लेकिन अभी ये 11 हैं। 11 हैं। एक जो है कि
एक ये जोड़ा गया है, 11वां जोड़ा गया है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजें, ऐसा जोड़ा गया है 11वां। तो ये ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्य का समावेश 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो जो ऑप्शन है आपका ए प्रदत्त विधायन, बी स्थगन प्रस्ताव, सी प्रश्नकाल और डी शून्यकाल। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण किया होता है तो उसमें कई सारे साधन अपनाए जाते हैं, कई सारे साधन होते हैं विधायी नियंत्रण के लिए प्रशासन पर, तो कौन सा इसमें नहीं है? तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रदत्त विधायन। ऑप्शन ए है प्रदत्त विधायन हो जाएगा। प्रदत्त विधायन क्या होता है? प्रदत्त विधायन में जो कानून बनते हैं, लॉ बनते हैं, बिल तैयार किए जाते हैं कानून बनाने के लिए, तो वो जो है ये मिनिस्टर वगैरह जो गवर्नमेंट होती है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये ना बना करके, जो सरकार होती है उनके मेंबर ना बना करके ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, नौकरशाह होते हैं, उनसे पूरा उसका जो है एक ड्राफ्ट तैयार करवा लेते हैं। और जब वो ड्राफ्ट तैयार करके दे देते हैं, कमेटी होती हैं इनकी जिसमें ब्यूरोक्रेट बैठते हैं, और उनसे फिर उन कमेटी को भेज दिया जाता है कि इस मामले पर आपको ये पूरा ड्राफ्ट तैयार करना है, ये कानून जो है बनाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किए। जब वो तैयार करके भेज देते तो सिर्फ क्या है, ये गवर्नमेंट जो है उसको अप्रूवल दे देती है, जो संसद में सांसद होते हैं उनको अप्रूवल देते हैं। ज़्यादातर केस में यही होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करने होते हैं तो कर लेते हैं, और ये एक प्रकार से ठीक भी है, क्योंकि जो परमानेंट नौकरशाह क्या होते हैं, परमानेंट वहाँ उस फील्ड का उनको एक्सपीरियंस होता है, वो परमानेंट मेंबर होते हैं, तो उनको उस फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, तभी वो अच्छे से किसी कानून को मतलब बना पाते हैं, किसी चीज़ को समझ के उसको अच्छे से ड्राफ्ट कर पाते हैं, और तो इसलिए उनको दिया जाता है और उनको अपने एक्सपीरियंस का वहाँ पर बेनिफिट मिलता है, तो उसे प्रदत्त विधायन बोलते हैं। यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो खुद न बना करके नौकरशाह यानी कि ब्यूरोक्रेट से अपना पूरा ड्राफ्ट तैयार करवा लें और फिर उसको अप्रूवल दे दें, थोड़ा बहुत चेंजेस करके अगर करना चाहें तो अप्रूवल दे देते, तो उससे बोलते हैं प्रदत्त विधायन। लेकिन जो ये है स्थगन प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और शून्यकाल, ये क्या है? ये साधन है, किसके साधन है? जो प्रशासन है, विधायी नियंत्रण का साधन है। तो स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अर्थात जो तात्कालिक जो है संसदीय प्रक्रिया को रोककर जो अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें विलंब नहीं किया जा सकता है, उन पे चर्चा की जाए, तो इसको बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। ये क्या होता है? इसमें अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा होती है, लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। और जो इनकी क्या होता है कि ये स्थगन प्रस्ताव इसको संसद की प्रक्रिया, मतलब ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि संसद की प्रक्रिया को रोक करके भी ये किया जाता है। और जो प्रश्नकाल होता है, इसमें क्या होता है? प्रत्येक सदन की पहली बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, और दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक का 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं। तो जो संसद है, प्रश्नकाल क्या होता है? संसद का पहला बैठक की पहला जो संसद का दोनों सदनों की जो संसद की बैठक का पहला घंटा क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। तो इसमें जो है प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। जबकि शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल वह समय होता है जब जो सांसद होता है अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। शून्यकाल के दौरान मामलों को उठाने के लिए क्या होता है कि सांसदों को बैठक के दिन, जिस दिन बैठक होनी है उस दिन सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष को नोटिस दे देना होता है कि हम इस मुद्दे पर हम मतलब क्वेश्चन करेंगे, हम इस मुद्दे को उठाएंगे संसद में या सदन में, हम इस मुद्दे को उठाएंगे। तो ऐसा नोटिस उनको 10 बजे से पहले दे देना होता है जिस दिन उनको ये मुद्दा उठाया हो बैठक वाले दिन में। इसे 0 आवर भी बोला जाता है। और 12 बजे दिन में प्रारंभ होता है। ये जो शून्यकाल होता है 12 बजे दिन में प्रारंभ होता है।
तो इसमें मेनली क्या है कि इसमें भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठते हैं, बट वही है कि 10 बजे से पहले सांसद को नोटिस देना होता है। सभापति अध्यक्ष जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है राज्यसभा का, जिस भी सदन का मतलब अध्यक्ष होता है, जो प्रिसाइड कर रहा होता है, उसको नोटिस देना होता है कि आज मैं इस मुद्दे पर 0 आवर में मैं ये मुद्दा उठाऊंगा। ये इतनी सी नोटिस उसको देनी होती है। और इसमें एक बात ये है कि पता नहीं क्यों आयोग ने जो इस प्रश्न का उत्तर है सी माना है, तो जो है क्यों माना है ये पता नहीं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये तीनों ही क्वेश्चन भाई सब में क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विधायी नियंत्रण का साधन है। और जबकि प्रदत्त विधायन जो है ये कहीं से भी विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग ही है। साफ साफ इसमें उत्तर ए होना चाहिए, लेकिन जो है सी माना है, आयोग ने इसको सी माना है, यानी कि प्रश्नकाल माना है। अब आप लोग को कहीं और से किसी बुक से कुछ मिलता है ठीक ठाक तो वो देख लीजिए, जबकि पेपर में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा था तो आयोग ने इसको जो है सी मान रखा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये प्रदत्त विधायन होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है कि विधायकों पर जो है नियंत्रण किया जा सके, मतलब ही नहीं होता। यही 3 हैं जो विधायी नियंत्रण का साधन साफ साफ दिख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। ये ऐसा किसने कहा है? आप ऑप्शन है आपके सामने। केसी वियर ने कहा है, सर आइवर जेनिक्स, आइवर होगा यहाँ पर, ये आइवर जेनिक्स ने कहा है। किसने कहा है? आइवर जेनिक्स ने कहा है, या के.एम. पर्डिकर ने कहा है, या बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। तो जो ये उक्ति है ये केसी वियर के द्वारा कही गई है। केसी वियर के द्वारा इसको कहा गया है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। जबकि जो बी.आर. अम्बेडकर हैं ये क्या कहते हैं कि भारतीय संघ भारतीयों के अनुरूप बना है, क्योंकि भारतीय संघ ने संघीय व्यवस्था के चारों लक्षण अपनाए हैं, इसलिए इसे जो है सैद्धांतिक रूप से संघीय व्यवस्था वाला देश कहा जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से केंद्र की तरफ झुका हुआ है। तो बी.आर. अम्बेडकर ये कहते हैं कि ये भारतीयों के अनुरूप बना है, सैद्धांतिक रूप से चारों इसने जो है उसके लक्षण अपनाए हैं, सैद्धांतिक रूप से इसे कहा जा सकता है। सैद्धांतिक, मेन बात इसमें ये देख लेनी है, बस आपको याद हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से इसे क्या कहा जा सकता है? संघात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था वाला देश कहा जा सकता है। संघीय व्यवस्था कही जा सकती है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखें, व्यावहारिक रूप से देखें तो क्या है? ये क्या है? केंद्र की तरफ झुका हुआ है, से केंद्र की तरफ झुका हुआ है। तो अगर जहाँ पर ये दोनों चीज़ें आएँ कि अम्बेडकर जी कहते हैं कि ये भारतीयों के अनुरूप है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से संघीय व्यवस्था है और व्यवहारिक रूप से केंद्र की ओर झुका है, तो वो अम्बेडकर जी से रिलेटेड हो जाएगा। काफ़ी बड़ा सेंटेंस दिया है, बट इसको हम 2 छोटे छोटे सेंटेंस से समझ सकते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। और जबकि केसी वियर ने ये दिया है, जो उपर्युक्त उक्ति दी गई है ये केसी वियर ने दिया है। तो क्वेश्चन ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी, कौन सी अवस्था थी? सिर्फ पूर्व राजनीतिक थी, सिर्फ पूर्व सामाजिक थी, या पूर्व राजनीतिक एवं पूर्व सामाजिक दोनों थी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पूर्व राजनीतिक एवं पूर्व सामाजिक दोनों है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो है थॉमस हॉब का जन्म 1588 ईस्वी में ब्रिटेन में मासम्बरी में होता है, और इनके जन्म के पूर्व स्पेन की जो है जल सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था। इस भय के वातावरण में थॉमस हॉब का जन्म समय से पूर्व हो गया था, और ये जो है
थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं कि अपने जैसे जो इनकी प्राकृतिक अवस्था के लोग हैं उनके बारे में कहते हैं कि मनुष्य जो है झगड़ालू एवं दुष्कर्मी प्राणी है, ऐसा ये बताते हैं। क्योंकि हॉब्स ने अपने जन्म के समय इंग्लैंड के जिस वातावरण को देखा था तो उसके मन में मानव स्वभाव के प्रति घृणा सी हो गई थी और उसने जो है मनुष्य को स्वार्थी, कायर, कृतज्ञ प्राणी बताया था और ये भी तो इनके अनुसार क्या है, पूर्व राजनीतिक एवं पूर्व सामाजिक दोनों थी, वो अवस्था दोनों थी कि मनुष्य हमेशा एक दूसरे लड़ता रहता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा वहाँ पर वातावरण था। और सब जो है भयभीत थे, कब किसकी मतलब कौन किससे झगड़ पड़े, कौन किसकी जान ले ले, ऐसा वहाँ भय का वातावरण था उनकी अवस्था में। तो अपनी जो इनकी प्राकृतिक अवस्था है वो अच्छी नहीं है। जबकि लॉक जो है, लॉक मानते हैं कि इनके में शांति सद्भावना सब थी वहाँ पर प्राकृतिक अवस्था में। लेकिन क्या था कि जो एक प्राकृतिक कानून थे उनको लागू करवाने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो अथॉरिटी नहीं थी लागू करवाने वाली, यानी कि वो पूर्व राजनीतिक थी, सिर्फ पूर्व राजनीतिक थी। तो ये लॉक के अनुसार हो जाएगा, पूर्व राजनीतिक थी वो, लॉक के अनुसार हो जाएगा। जबकि हॉब्स के अनुसार ये होगा कि वो पूर्व राजनीतिक एवं पूर्व सामाजिक दोनों थी हॉब्स के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन जो है सी आपका इसमें सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हेयर प्रणाली का तात्पर्य है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। ऑप्शन है आपके सामने, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इसका तात्पर्य है, या सूची प्रणाली से है, या बहुल मतदान प्रणाली से है, या सामान्य बहुमत प्रणाली से है। तो आपको बताना है कि किससे है। तो जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है ये क्या हो गया, इसमें जो है ये कोटा, इसमें एक कोटा होता है, मतलब बहु मेंबर जो है, मल्टी मेंबर जो है लोग होते हैं जो एक जगह से खड़े होते हैं और एक इसमें कोटा रख दिया जाता है। उस कोटा को इनको पाना होता है। अगर जब तक वो कोटा फिल नहीं होता है तब तक जो सबसे कम वोट मिले होते हैं वो उसको जो सेकंड प्रेफरेंस बेसिस पर सबको जो है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं और सबसे कम जिसको वोट मिले होते हैं वो एलिमिनेट होता था, यानी कि वो बाहर निकलता चला जाता है। तो उसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। और इसको जो है थॉमस आंद्रे ने इसको सबसे पहले जो है आंद्रे थे, इन्होंने सबसे पहले इसको इस प्रणाली को दिया था, लेकिन उसको और अच्छे से अपग्रेड कर करके थॉमस हेयर ने इसको दिया था। थॉमस हेयर ने इस प्रणाली को दिया था, इसीलिए इसको हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। किसको? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है, हेयर प्रणाली। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको थॉमस हेयर ने दिया था। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हेयर प्रणाली कहा जाता है क्योंकि इसको थॉमस हेयर ने दिया था, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपने यहाँ यूज होती है जो है राष्ट्रपति के चुनाव में, और जो विधान परिषदें होती हैं उनके चुनाव में जो है यही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ही चुना जाता है। उपराष्ट्रपति होता है, इन सब के चुनाव में यही प्रणाली अपने यहाँ यूज होती है। जबकि सूची प्रणाली क्या होती है? सूची प्रणाली होती है कि जिसमें जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक चुनाव क्षेत्र के पूरे देश को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी में रख दिया जाता है, और जितनी सीटें होती हैं उतने मेंबर की लिस्ट जो है सभी पार्टी जो दल होते हैं उनको चुनाव के पहले ही डिक्लेयर कर देनी होती प्रेफरेंस बेसिस पर। यानी कि अगर हमको 2 सीट भी मिलती हैं तो हम ऊपर से टॉप से ही 2 हमारे उम्मीदवार जाएंगे, प्रेफरेंस बेसिस पे लिस्ट तैयार करके चुनाव के पहले ही दे देनी होती है। इसमें क्या होता है, चुनाव जो है दल को दिया जाता है, ना कि मेंबर को। जो कैंडिडेट को चुनाव वोट नहीं दिए जाते हैं, बल्कि वोट किसको दिए जाते हैं? दल को दिए जाते हैं। प्रेफरेंस बेसिस पर लिस्ट तैयार होती है, वोट जो है दल को दिया जाता है, और इसमें जितने रेशियो में वोट मिलते हैं उतनी रेशियो में पार्लियामेंट में सीट मिल जाती है। ये सूची प्रणाली की मेन विशेषता है। अगर बहुल मतदान प्रणाली की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बहुल मतदान प्रणाली वो होता है कि जैसे मैं एक कृषक हूँ, साथ में मेरा कोई बिजनेस भी है, साथ में मैं किसी शहर में रहता हूँ, तो हमारे जितने हित होंगे, शहर में रह रहा हूँ वहाँ की कुछ योजनाएं होंगी, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, टैक्स वगैरह जो भी इशू होंगे, तो हमारे कितने हित हो गए? अगर हम देखें तो हमारे 3 हित हो गए।
तो हम 3 बहुल मतदान प्रणाली, जितने हमारे हित होंगे, एक तो हमको कृषक से रिलेटेड हित हो गया मेरा, दूसरा हमारा बिजनेस से रिलेटेड हित हो गया, तीसरा हम शहर में रह रहे हैं वहाँ की नियमों कानूनों से रिलेटेड हित हो गया मेरा, इंटरेस्ट हो गया। तो जितने हमारे हित होंगे उतने मतदान हमको देने का प्रावधान वहाँ रहता है, तो इसे बहुल मतदान प्रणाली बोलते हैं। जबकि सामान्य बहुमत प्रणाली तो अपने इंडिया में है ही, जिससे जो जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, कि हमने गए वोट दिया और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे पहले जीता, चाहे वो एक ही वोट से आगे हो, जो वोट जिसके वोट सबसे ज़्यादा मिल गए, जो आगे चल रहा है वही जीत गया। तो ये सामान्य बहुमत प्रणाली ये होती है। तो आई थिंक ये सब आपको मैंने हल्का हल्का सा सबके बारे में बता दिया है। इसके बारे में अगर गहराई से जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जो है इलेक्टोरल सिस्टम पर, वो आप जाके पक्का देख लीजिए, तो सभी के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलते हैं, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबद्ध विचार परंपराओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं, जो एडमंड बर्क हैं, बर्क ये इनके सामने दिया हुआ है समुदायवाद, रॉबर्ट नॉजिक इच्छा स्वतंत्रवाद, जेरेमी बेंथम रूढ़िवाद और अल्सदैर मैकिंटायर उपयोगितावाद। तो आपको इसमें सही कूट में से सही आंसर निकालना है, सही ऑप्शन चूज करना है। तो हमें इसे सुमेलित करना है, सुमेलित करना है हमको इसको। तो जो एडमंड बर्क हैं ये किससे संबंधित हैं? एडमंड बर्क जो है ये रूढ़िवाद से संबंधित है, यानी कि तीसरा हो जाएगा, पहले का तीसरा यहाँ पे आ गया। फिर रॉबर्ट नॉजिक किससे हैं? रॉबर्ट नॉजिक इच्छा स्वतंत्रवाद, ये सही है, दूसरे का दूसरा ही हो जाएगा। और जेरेमी बेंथम किससे हैं? उपयोगितावाद से हैं। जबकि अल्सदैर मैकिंटायर जो हैं समुदायवाद से हैं। तो तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद कहा? ऑप्शन है आपके सामने, मॉरिस जोन्स, ग्रेनियल और ऑमंड ने, या ये होगा एल्जेंड्रो विग्ज। एल्जेंड्रो विग्स के द्वारा, ये किसके द्वारा कहा गया? या केसी वियर ने कहा है? किसने कहा है? तो जो ये हमारा ऑप्शन है कि किसने भारतीय संघ को सहकारी संघ कहा है, ये ग्रेनियल ऑमंड हैं, याल नहीं होगा, यल होगा, ऑमंड ने ये कहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ग्रेनियल ऑमंड ने कहा है कि भारतीय संघ को सहकारी संघ के रूप में कहा है। जबकि मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है। इन्होंने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है, सौदेबाजी का संघ बोला है इन्होंने, मॉरिस जोन्स ने। जबकि जो एलेक्जेंडर विग्स ने है भारतीय संघ को परम संघवाद या पूर्ण संघवाद कहा है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है परम संघवाद या पूर्ण संघवाद भी इन्होंने बोला है, परम संघवाद या पूर्ण संघवाद बोला है। जबकि जो केसी वियर महोदय हैं इन्होंने भारतीय संघ को अर्ध संघ कहा है। इन्होंने क्या कहा है? भारतीय संघ को अर्ध संघ बोला है। तो ऑप्शन आपका इसका भारतीय संघ को सहकारी संघवाद जो ग्रेनियल ऑमंड के द्वारा बोला गया है, बाकी मॉरिस जोन्स के द्वारा भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ बोला गया है, जबकि केसी वियर के द्वारा अर्ध संघ बोला गया है। और जो है एल्जेंड्रो विग्स के द्वारा परम संघवाद या पूर्ण संघवाद बोला गया है। एल्जेंड्रो विग्स जो है इसको परम संघवाद या पूर्ण संघवाद मानते हैं। ये इनका नाम जो है सही नहीं है, मैं लिख देती हूँ, एल्जेंड्रो विग्स द्वारा ये बोला गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने सचिवालय, महासभा, न्याय परिषद, खाद्य एवं कृषि संगठन। कौन सा नहीं है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले हम देख लेते हैं सारे कि कौन कौन से इसके हैं। तो एक तो हो जाता है पहला महासभा हो जाता है। दूसरा हो जाता है सुरक्षा परिषद, यहाँ देख लेते हैं सुरक्षा परिषद। तीसरा हो जाता है सामाजिक आर्थिक परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, ये तीसरा हो गया। चौथा हो जाता है क्या हो जाता है न्यास परिषद, न्यास परिषद। पांचवा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। छठा हो जाएगा हमारा सचिवालय, तो इसमें सचिवालय भी आ गया, महासभा भी आ गया, न्यास परिषद भी आ गया। आया कौन सा नहीं आया? खाद्य एवं कृषि संगठन, ये नहीं आया। ये अभिकरण है, अंग नहीं है, अभिकरण है संयुक्त राष्ट्र संघ का। ये अभिकरण है। क्या है ये? अभिकरण, जिसको एजेंसी बोलते हैं, अभिकरण। ये अभिकरण है, तो यही अंग नहीं है उसका, बाकी तीनों अंग हैं। और अगर हम 6 अंग होते हैं इसके मेन, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, तो इनकी बात हमने कर ली। कौन सा है? महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ये 6 अंग होते हैं। तो आज हमने अगेन 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। कल मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।